साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। तो आज है 2 तारीख। आज 2 तारीख अहम इसलिए है क्योंकि नामांकन वापसी का समय एमपी में हो गया है खत्म। छत्तीसगढ़ में भी दूसरे चरण के लिए समय हो गया है खत्म। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में नामांकन वापसी का समय समाप्त हो गया। कुछ को मनाने में दल कामयाब हो गए, लेकिन कई नेता भी चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस के कुछ पूर्व विधायक भी चुनावी मैदान में हैं। कुछ पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार मैदान में टिके हुए हैं। सिवनी मालवा के पूर्व विधायक को भी कांग्रेस नहीं मना पाई। आलोट से पूर्व विधायक प्रेमचंद गुड्डू अब निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। उधर गोटेगांव से शेखर चौधरी भी चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय तौर पर। बीजेपी में सबसे बड़ी बगावत निमाड़ में हुई है। नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे चुनाव लड़ेंगे। बुरहानपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे। पार्टी बहुत मनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन मना नहीं पाई। भोपाल उत्तर सीट पर कांग्रेस में बड़ी बगावत देखने को मिली है। अमीर अकील चुनाव लड़ेंगे, भतीजे के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। आरिफ अकील के भाई हैं अमीर अकील और वो भतीजे के खिलाफ ही, क्योंकि आरिफ अकील के बेटे को पार्टी ने टिकट दिया है लेकिन अमीर अकील माने नहीं और भतीजे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो ये एक बड़ी लिस्ट सामने आई है और बड़े बड़े चेहरे नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान भी चुनावी ताल ठोंकने वाले हैं और ये एक बेहद महत्वपूर्ण चुनाव यहां पर रहने वाला है। तो नामांकन वापसी का समय हो गया है खत्म और इसमें अब भी कई लड़ाके जो हैं वो बैठे नहीं है, घर बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो चुनावी ताल ठोकेंगे और तय उन्होंने कर लिया है कि चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। बीजेपी में सबसे बड़ी बगावत निमाड़ में हुई है। नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे बुरहानपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। इधर बात की जाए तो प्रेमचंद गुड्डू, जिनकी बेटी को तो पार्टी ने टिकट दे दिया है और सावेर से रीना बोरासी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन प्रेमचंद गुड्डू को टिकट नहीं मिला। तो प्रेमचंद गुड्डू जो हैं वे निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। आलोट से वो ताल ठोकेंगे। ये कांग्रेस के लिए ही मुश्किल की बात हो सकती है। इधर सिवनी मालवा के पूर्व विधायक को भी कांग्रेस नहीं मना पाई। पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार जो हैं महू से जो कि चुनावी मैदान में उतरते आए पार्टी की तरफ से, लेकिन इस बार वे भी निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। और हमारे सीनियर लीडर्स ने पूरी कोशिश की कि जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया था उन साथियों से पूरी चर्चा संवाद किया जाए। बहुत हद तक हम उसमें सफल हुए हैं। कई कद्दावर लोग नाम वापस ले चुके हैं। अब जो बचे हैं वो बचे रहे, उनको लड़ना है लड़ें, उनका भाग्य आजमाना है आजमाएं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और मुझे लगता है कि प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के निर्णय को शिरधारे रखते आगे चलता है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि प्रत्येक कार्यकर्ता जो भी इस प्रकार के नामांकन को भरा था वो सब वापस हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ वो अपनी सहमति दे चुके हैं और सभी सीटों पे आप देखेंगे कि प्रचंडता के साथ भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी और प्रत्येक कार्यकर्ता उसमें समाहित होगा। वासु चौरे भोपाल से हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। 2 तारीख का वासु हर एक किसी को बेसब्री से इंतजार था। इसीलिए इंतजार था कि पता चल जाएगा कि कौन किसको मनाने में कामयाब रहा और कहां कितना डैमेज हो रहा है। लेकिन अगर मनाने और नाराजगी अब भी बनी रहने का अगर रेशो देखा जाए तो कांग्रेस का कितना है, बीजेपी का कितना है, अलग अलग करके थोड़ा बताइए। निश्चित तौर पर देखिए 2 नवंबर का दिन और शाम तक का समय ये वही अंतिम समय था जब नामांकन वापस लिया जा सकता था, लेकिन अब ये जो समय है ये पूरा हो चुका है और अब बीजेपी और कांग्रेस के लिए आने वाले समय में कई सीटों पर जो चुनौती है वो और भी ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि कई ऐसे दावेदार थे टिकट के जो दावेदारी लगातार कर रहे थे, जिन्होंने मजबूती से ये दावा किया था कि सर्वे में वो तमाम नेताओं के साथ बातचीत में कि हमारा नाम सबसे पहले है, लेकिन किन्हीं वजहों से पार्टी उन्हें टिकट नहीं दिया और वो बगावत का चुनावी मैदान में उतर गए। बड़े नाम अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें अगर कांग्रेस की बात करें तो ओम रघुवंशी, शेखर चौधरी, प्रेमचंद गुड्डू जैसे जो नाम है, अंतर सिंह दरबार जैसे जो नाम है वो निकलकर सामने आए, जो चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकेंगे और जिन सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे। और अगर आने वाले समय में जोर शोर से प्रचार प्रसार भी कर देते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होगा। तो वहीं अगर निमाड़ की बात करें तो वहां पे बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। नंद कुमार सिंह चौहान जो बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में, कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे, उनके बेटे हर्षवर्धन बुरहानपुर से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे,
जहां से कांग्रेस ने सुरेंद्र सिंह सेरा को अपना उम्मीदवार बनाने का काम किया है। थोड़ी देर बाद और स्थिति स्पष्ट होगी। ये तो बड़े नाम थे जो सामने आ गए, लेकिन थोड़ा और इंतजार करना होगा जब ऑफिशियली चुनाव आयोग की ओर से लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी कि कितने लोगों ने अपना नामांकन वापस लिया है और कितने लोग चुनावी मैदान में हैं। तो कुछ और हैरान करने वाले जो नाम है वो कहीं ना कहीं उसमें हो सकते हैं। और अब बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता जो डैमेज कंट्रोल में लगे हुए थे, जो समन्वय बनाने के काम में लगे हुए थे, अब उनका आगे क्या कुछ रुख रहेगा, अब इन 10-12 दिन में इनसे कैसे डील करते हैं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। या फिर ये भी अभी जो लिस्ट आई है, अभी पहली जो लिस्ट आई है वो ये लिस्ट बता रही है कि मुश्किलें कांग्रेस की ज्यादा नजर आ रही हैं। हालांकि अभी पूरी चीजें निर्वाचन आयोग की तरफ से साफ नहीं हो पाई हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी वासु जो हैं वो हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाइव नजर आ रहे हैं, कहां मौजूद हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको। तुम्हारा भी जवाब नहीं और आशीर्वाद भी मेरा, बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए भारत माता की, देवेंद्र नगर की जनता की, सभा में आए बहनों भाइयों की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भांजे भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे जिलाध्यक्ष राम बिहारी चौरसिया जी, आदरणीय वरिष्ठ नेता जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, आदरणीय सदानंद गौतम जी, भाई सुशील त्रिपाठी जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आपके सेवक श्री राजेश वर्मा जी, पूर्व विधायक सुंदर चौधरी जी, माधवेंद्र सिंह परमार जी, हरदेव सिंह परमार जी, मेरे साथी मित्र भाई उमेश शर्मा जी, चिंता मत करो, उमेश उठा के ले जाऊंगा, रोने आंखों में आंसू नहीं लाना, चिंता मत करो, मैं काहे के लिए हूं। संकट आते हैं और जाते हैं, चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं। उमेश आराम से बैठो। एक और नौजवान को मैंने कहा था जिसके पिताजी के गाल में एक बड़ी तकलीफ थी, उस बच्चे को यहाँ आने देना, उनके पिताजी का इलाज भी मैं करवाऊंगा, मेरे रहते हुए कोई दुखी नहीं रहेगा। उनका डिटेल अध्यक्ष जी, उनका डिटेल ले लो। ये आप चिंता मत करो, कहाँ इलाज होना है, इससे कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता। दीनों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है, तत्काल व्यवस्था करेंगे। पदम से सोचे डिटेल लिखो, क्या इलाज होगा तय करो फटाफट, मैं व्यवस्था करवाता हूँ। इसमें कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। ये दीनों की सेवा ही भगवान की पूजा है मेरे भाइयों बहनों, यही तो भगवान की पूजा है। हमारे बहन शिवांगी जी, अर्चना जी, सारिका जी, लक्ष्मी जी, वर्षा जी, सोम प्रभा जी, अनिता जी, श्रीकांत जी, प्रीतम जी, सुदामा जी, बलिराम जी, राम खिलावन जी, प्रदीप जी। अब समय कम है क्योंकि यहाँ से मुझे हेलीकॉप्टर रहगांव जाना था, लेकिन देवेंद्र नगर वालों ने कहा कि हेलीकॉप्टर यहीं से उड़ जा, हम तो मामा को वैसे ही ले जाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आज देवेंद्र नगर की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा और रास्ते भर आपने जो प्यार और आशीर्वाद दिया वो मुझे तो होली के पहले ही रंग दिया, रंग गुलाल सब हो गया। देवेंद्र नगर के बहनों और भाइयों, मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको वचन देता हूं, आपने जो प्यार और विश्वास दिया है, जान भले ही चली जाए उस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, ये मेरा परिवार है, आप सब मेरा परिवार है, यही भारतीय जनता पार्टी का परिवार है और इस परिवार की सेवा करना मेरा परम धर्म है। देवेंद्र नगर वालों, मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में लाडली बहनाएं खड़ी है और मुझे तकलीफ भी हो रही है कि उनको खड़ा रहना पड़ रहा है। अगर कोई बैठने की व्यवस्था बन जाए
तो सच में मुझे बहुत सुकून मिलेगा, हालांकि जगह कम है। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि परिवार की सरकार कैसे चलती है। अभी जब मैं रास्ते से आ रहा था तो भांजे भांजिया भांजे चिल्ला रहे थे जोर जोर से, मामा आई लव यू। तो मैं भी कह रहा था आई लव यू टू। अब यही तो प्यार है। कई बहनें मुझे मिली, गाड़ी रोक के और खिड़की में मुंडी डाल के और मेरे सिर पे हाथ फेरा, मेरा माथा चूमा और भैया भैया कह के पुकारती है। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी में आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे। ये लाडली बहना योजना क्यों बनाई? अभी राजेश कह रहे थे लाडली बहना के बारे में, इसलिए बनाई मेरी बहनों कि हमारी गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें, अगर 1000-2000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे, मांगना पड़ता था, छोटी छोटी जरूरत के लिए परेशान रहती थी और मेरी आत्मा दुखती थी। मैं हमेशा ये सोचता था कि इन बहनों की तकलीफ कैसे दूर। और चलिए अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप की। जी हां, विश्व कप में भारत बनाम श्रीलंका का मुकाबला जो है वो चल रहा है और भारत ने विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है। भारत ने 7 विकेट पर 357 रन बनाए और श्रीलंका को 358 रनों का लक्ष्य दिया है। और इसमें सबसे शानदार पारियों की अगर बात की जाए तो विराट कोहली ने शानदार पारी खेली है। हालांकि शतक से चूक गए हैं, 88 रन बनाए, एक बार फिर से वो शतक से चूक गए। शुभमन गिल ने भी बहुत अच्छा साथ निभाया और 92 रन की पारी उन्होंने भी खेली, लेकिन वे भी शतक से चूक गए। श्रेयस अय्यर ने भी शानदार पारी खेली और उन्हीं की इन तीनों खिलाड़ी जो हैं, इनकी शानदार पारी की बदौलत भारत ने एक शानदार स्कोर भी खड़ा किया और श्रेयस अय्यर ने 82 रन बनाए हैं। तो तीनों खिलाड़ी जो है, श्रेयस अय्यर तो आखिर में उन्होंने टिकने का काम किया और भारत की पारी जो है उसको मजबूती देने का काम किया है। लेकिन शुभमन गिल और जिस तरीके से शानदार तरीके से विराट कोहली खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि दोनों अपनी सेंचुरी पूरी करेंगे और बहुत शानदार और स्कोर जा सकता है, लेकिन हो नहीं पाया ऐसा। और विराट कोहली 88 रन पर ही पवेलियन लौट गए, लेकिन उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रन जो हैं वो टीम के लिए जोड़े और शुभमन गिल भी 92 रनों की पारी खेलकर वे भी पवेलियन लौट गए। तो 2 बड़े स्कोर उन्होंने बनाए दोनों खिलाड़ियों ने। और इसके बाद श्रेयस अय्यर के पास जब बल्ला आया और उनको जब मौका मिला, श्रेयस अय्यर जब मैदान पर आए तो उन्होंने भी बहुत शानदार बल्लेबाजी की और 82 रन बनाए। और इन तीनों खिलाड़ियों के शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने 7 विकेट पर 357 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और 358 का लक्ष्य अब श्रीलंका की टीम के सामने है। वासु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। वासु, बहुत बड़ा लक्ष्य है। हालांकि हमारे जो बल्लेबाज हैं, 3 बल्लेबाज, इसमें से 2 तो ऐसा लग रहा था कि विराट और शुभमन जो हैं दोनों की सेंचुरी होने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बड़ा लक्ष्य तो श्रीलंका के सामने हमारे बल्लेबाजों ने रख ही दिया। बहुत शानदार खेला आज। जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से भारतीय टीम की लंका फतेह करने की तैयारी है और उसका जो बेस है वो पहली इनिंग में भारतीय टीम ने बना दिया है। जिस तरह से हमारे क्रिकेटर्स ने लगातार कंसिस्टेंसी दिखाई, आप देखिए पिछले 5 मैच लगातार जीते, 6वां मैच आज इतना विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है। जो भारतीय गेंदबाज जिस तरह से फॉर्म में चल रहे हैं, चाहे बुमराह हो, चाहे मोहम्मद शमी हो, चाहे कुलदीप यादव हो, ऐसे गेंदबाजों का पार पाना किसी भी बल्लेबाज, चाहे श्रीलंकाई टीम हो चाहे अन्य कोई टीम हो, ऐसे गेंदबाजों का पार पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। और जो बल्लेबाजी आज के दिन हुई है वो बहुत बेहतरीन हुई है। रोहित शर्मा का विकेट जल्दी गिरा, शुरुआती ओवर्स में भारत को बड़ा झटका लगा, कहीं ना कहीं थोड़ी सी चुनौती शुरुआती, अगर आप 4-5 ओवर में देखें तो श्रीलंका के बॉलर्स एक चुनौती पेश करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन विराट कोहली, जिनका बल्ला लगातार पिछले कई सालों से बोल रहा है और एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ते हुए वो नजर आ रहे हैं, आज भी ये उम्मीद की जा रही थी कि वो अपना शतक जमाएंगे और एक और बड़े रिकॉर्ड को छुएंगे, लेकिन वो हो नहीं सका।
थोड़े से रनों से वो पीछे चूक गए। शुभमन गिल युवा टैलेंटेड खिलाड़ी जिसमें भारतीय क्रिकेट का भविष्य नजर आता है, आज एक बार फिर उसने अपने आप को साबित करने का काम किया, लेकिन 92 रन पर आउट हो गए। नर्वस 90 का वो शिकार हुए। उनसे और उम्मीद की जा रही थी कि अपनी पारी को वो आगे ले जाते तो ये स्कोर 400 के करीब भी कहीं ना कहीं पहुंच सकता था, लेकिन इन दो महत्वपूर्ण विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर से जिस काम की उम्मीद मिडिल ऑर्डर में की जा रही थी वो आज उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि केएल राहुल आज जल्दी आउट हो गए तो श्रेयस अय्यर के पास कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका था कि अपने आप को साबित करें, ये बता सकें कि एक बैकबोन की तरह वो काम कर सकते हैं टीम के लिए, और उन्होंने वो करके दिखाया। उन्होंने वहां पे 82 रन स्कोर करके दिखाया और जब वो आउट होकर पवेलियन लौटे तो साफ तौर पर एक निराशा का भाव उनके चेहरे पर झलक रहा था। वो चाहते होंगे कि इस पूरी पारी को सेंचुरी में तब्दील किया जाए और भारत को और बड़े स्कोर तक ले जाया जाए। हालांकि देखिए आज के दिन सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल और रोहित शर्मा का बल्ला कहीं ना कहीं खामोश रहा है, लेकिन इससे एक बात और साबित हो गई है कि अगर आपके 2-3 स्टार बल्लेबाज परफॉर्म नहीं भी कर पा रहे तो भी इंडिया की टीम में वो काबिलियत है, इंडिया के बल्लेबाजों में वो काबिलियत है कि वो किसी भी टीम के सामने बड़ा स्कोर जो है वो खड़ा कर सकते हैं, एक फाइटिंग टोटल जो है वो खड़ा कर सकते हैं, और वो भारत के बल्लेबाजों ने कहीं ना कहीं करके दिखाया। आप बिल्कुल, और एक चीज अगर श्रेयस अय्यर की हम बल्लेबाजी की बात करें तो उन्होंने फटाफट रन उन्होंने बनाए और उनका जो स्कोर जो रहा है, स्कोर भी शानदार है, गेंदें कम उन्होंने ली हैं। श्रेयस अय्यर ने 82 रन जो बनाए हैं वो 55 गेंदें खेलकर ही बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 146 के आसपास रहा है, और ये वाकई में चौंकाता भी है और ये बताता है कि टीम इंडिया जो है, ठीक है आपके बड़े बल्लेबाज अगर पवेलियन लौट रहे हैं तो दूसरे बल्लेबाज तैयार हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं। श्रेयस अय्यर जो हैं उन्होंने बता दिया कि आगे आने वाले वक्त में उनका बल्ला बहुत जोरदार तरीके से बोलने वाला है। निश्चित तौर पर देखिए श्रेयस अय्यर के लिए आज कहीं ना कहीं बड़ा दिन था और सेमीफाइनल्स जैसे बड़े मुकाबलों के पहले श्रेयस अय्यर को टीम में अपनी जगह, अपनी काबिलियत को स्थापित करने का भी आज मौका था और उस पर वो पूरी तरह से खरे उतरे। आपने जिक्र किया कि उन्होंने शानदार स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, 50-55 गेंदों का सामना किया और 82 रन बनाए। ये कहीं ना कहीं अपने आप में इस बात को भी दर्शाता है कि ना सिर्फ जब आप टारगेट दे रहे हैं बल्कि आप कई बार रन चेज करते हैं और रन चेज के दौरान जब आपके 3-4 विकेट गिर जाते हैं तो ऐसी स्थिति बनती है कि गेंदें कम हो जाती हैं, टीम अंडर प्रेशर होती है और वहां पर टीम को जरूरत होती है कि तेजी से स्ट्राइक को रोटेट किया जाए, बाउंड्रीज लगाई जाए और विकेट पर बने रहते हुए रन चेज की गति को बढ़ाया जाए। तो ऐसे अगर कोई मौके आते हैं तो श्रेयस अय्यर ने आज ये भी कहीं ना कहीं बताया है अपनी बल्लेबाजी से कि मैं ऐसे मौकों पर भी अपने टीम को जो है वो अपने आप को उन्होंने प्रूव किया है, अपने आप को उन्होंने प्रूव किया है। एक चीज और है वासु की विकेट लगातार गिरते रहे, अंत बहुत ज्यादा गैप नहीं हुआ, लेकिन हमने ये देखा जब से विराट कोहली का विकेट गिरा उसके बाद से लगातार विकेट जो है गिरते रहे, लेकिन दिलचस्प ये रहा कि इसके बावजूद भी, विकेट गंवाने के बावजूद भी एक तरफ से रन लगातार बनते रहे और एक बड़ा स्कोर जो है वो टीम इंडिया ने खड़ा किया। देखना होगा कि श्रीलंका की बल्लेबाजी और टीम इंडिया के धुरंधर जो गेंदबाज हैं उनकी गेंदबाजी कैसे रहती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए, और वक्त यहां एक छोटे से ब्रेक का हो चला है।